मेंटल डिसऑर्डर से जूझते हुए एक पर्सन को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काफी सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। वैसे तो जो क्लासिकल अप्रोच होती है वो यही कि जब किसी बीमारी का डायग्नोसिस मिलता है तो बस हम दवाइयां खाते हैं और बाकी के काम में लगे रहते हैं। अगर कोई फिजिकल बीमारी है वो थोड़ी बहुत कठिनाई हमारे लिए लाती है तो हम इस उम्मीद में रहते हैं कि दवा अपना असर दिखाएगी, तब तक थोड़ा बहुत असर तो जरूर आएगा जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज कम होंगी, पर जैसे तैसे करके इलाज असर लाता रहेगा, हम ठीक हो जाएंगे और अपनी जो एक्टिविटीज हैं उन्हें फिर से रिज्यूम कर लेंगे। यही उम्मीद मेंटल डिसऑर्डर से भी लगाई जाती है कि भले ही ये मेंटल डिसऑर्डर हमारे को डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट कर चुका होगा, भले ही हमारे को डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं आता होगा, ताकत नहीं आती होगी, डरते होंगे, पर एक बार दवा लेंगे, दवा एंजाइटी को दूर करेगी, डिप्रेशन को दूर करेगी, तो हमारी बाकी की लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। इसी उम्मीद से हम इलाज को अप्रोच करते हैं और मेंटल डिसऑर्डर के इलाज से भी यही उम्मीदें रहती हैं। पर यहाँ पर एक चूक हो जाती है, क्योंकि दवाइयों के अलावा ये अक्सर सजेस्ट किया जाता है कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। अब साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेने का मतलब केवल ये नहीं कि आप थेरेपिस्ट के पास जाएं, आप खुद भी अपने ऊपर काफी सारे टेक्निक्स लगा सकते हैं जिससे कि आप मेंटल डिसऑर्डर से कोप कर सकें। क्योंकि दवा तो डॉक्टर देगा, दवा में तो आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, मजबूरन आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। पर जब बात आती है साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत प्रयास लेकर, थोड़ा बहुत खुद को मोटिवेट करके, पॉजिटिव थॉट्स मन में लाके, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल के हम खुद को इतना एंकरेज कर देंगे और हमारा ये जो मेंटल डिसऑर्डर है ये दूर होगा। पर क्योंकि आपने कुछ थेरेपिस्ट को सुना होगा, मेरे को भी चैनल पर सुना होगा, तो आपको इतनी बात तो क्लियर होगी कि नहीं, सिर्फ पॉजिटिव थॉट लाने से मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होती। इसके अलावा हमारे को थोड़ा थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस भी करनी होती हैं। अब चाहे वो आप YouTube वीडियोस की मदद से करें, और अगर इन वीडियोस की मदद से ना हो पा रहा हो तो आप खुद डॉक्टर को, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे। तो ये तो रहा कि हाँ, हम जब बीमारी को डील करना चाहते हैं और सिम्टम्स को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक पर्सन के पास दो ऑल्टरनेटिव्स हमेशा होते हैं, एक दवा और दूसरा साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। ज्यादातर पेशेंट्स को ये दोनों इलाज अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने होते हैं। और दवा तो आप डॉक्टर से ही लेंगे, पर थेरेपी आप डॉक्टर से ले भी सकते हैं और काफी हद तक आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ मामलों में शुरुआत में आपको शायद थेरेपिस्ट की जरूरत होगी, जब एक बार आप टेक्निक सीख जाओ उसके बाद आप खुद भी कर सकोगे। इतना तक तो सब समझ में आता है, पर साइकोलॉजिस्ट जब देखते हैं लोगों को कि कैसे उनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरह से उनके मेंटल डिसऑर्डर्स बने रहते हैं, क्रोनिक हो जाते हैं, कैसे लोग इन डिसऑर्डर से जूझते हैं और किस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम हो जाती है, लाइफ के हर एरिया पर यह डिसऑर्डर असर डाल सकता है। हालांकि ज्यादातर लोगों का केवल एक ही हिस्सा जीवन का प्रभावित होता है इन बीमारियों से, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हिंदुस्तान को अगर देखें तो लाखों की तादाद में इतने लोग हैं जिनको की पूरी तरह से मेंटल डिसऑर्डर ने डिसेबल्ड बना रखा है। उनकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं पा रही है क्योंकि उनको डिप्रेशन है, डिस्थाइमिया है, एंजाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, ओसीडी है, और कुछ सीवियर डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर या बाइपोलर डिसऑर्डर। इनमें से कुछ बीमारियों की वजह से तो लाइफ के डिसीजंस भी नहीं लिए जाते। थोड़े बहुत जो अपनी जो हॉबीज हैं उनमें भी एक व्यक्ति हिम्मत करके आगे नहीं बढ़ पाता, किसी हैबिट को वो सस्टेन नहीं कर पाता, कोई नई चीज करते हैं उसको कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं, नींद की समस्याएं बहुत फेस करते हैं, साथ ही कुछ एडिक्टिव बिहेवियर्स होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन। कुछ ना कुछ ये सारी प्रॉब्लम्स एक व्यक्ति फेस करता ही रहता है जो कि डिसऑर्डर से परे है, जो कि उसके लाइफ का हिस्सा है। और अक्सर ये देखा जाता है कि डिसऑर्डर की वजह से एक पर्सन की जो एनर्जी होती है, उसकी जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, वो इतनी कम हो जाती है कि एक व्यक्ति अपना अच्छा बुरा सोच ही नहीं पाता, या जानता तो है कि क्या उसके लिए अच्छा है पर उसकी तरफ पूरी ऊर्जा के साथ बढ़ नहीं पाता। इसको मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक कुछ इस तरह से देखते हैं जिसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति की कोपिंग स्किल्स बहुत कम हो गई हैं, बहुत ही ज्यादा इनफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा लाचारी से भरी उसकी कोपिंग स्किल्स हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी बीमारी और अपने जीवन से जूझ नहीं पा रहा। जिसे कहते हैं कि जीवन में जूझते रहना चाहिए, डिफिकल्टीज का सामना करते रहना चाहिए। जीवन में तो बहुत संघर्ष होता है, कठिनाइयां होती हैं, स्ट्रेस तो सबको आते हैं, और एक व्यक्ति को डटकर सामना करना चाहिए। इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि अलग अलग डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ कोप करते रहना चाहिए। मतलब जब हम कहते हैं कि कोप करना है, मतलब ये हुआ कि हम कहना चाहते हैं कि हर अलग अलग परिस्थिति में आपको अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आने चाहिए। आपको अपने डिफिकल्ट इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, गुस्से को कैसे संभालना है, एंजाइटी और बेचैनी, घबराहट को कैसे संभालना है, ये आपको आना चाहिए।
आमतौर पर जिन लोगों को कोई मानसिक बीमारी नहीं होती, वो थोड़ा बहुत सूझबूझ से, थोड़ा बहुत अपने अनुभव से सीख के, दूसरों का सुझाव लेके या कहीं से पढ़कर समझकर वो अपने इन डिफिकल्ट हालातों का सामना कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि उनकी जो कोपिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होती हैं। पर जब मेंटल डिसऑर्डर होता है तो या तो डिसऑर्डर की वजह से डायरेक्ट तौर पे या इनडायरेक्ट तौर पे कोपिंग स्किल्स एक व्यक्ति की बहुत कम हो जाती हैं। वो अपने बेसिक से लाइफ के चैलेंजेस भी पूरे नहीं कर पाता। यही वजह होती है कि क्यों कोपिंग स्किल्स को लर्न करना ये थेरेपी का एक अहम हिस्सा होता है। थेरेपी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको अपने डिप्रेस मूड को दूर करना है या अपनी एंजाइटी को हैंडल करना सीखना है। कोपिंग स्किल्स को लर्न करना एक बहुत बड़ा विषय है। जब हम फिजिकल बीमारियों के मामले में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जिसको बीमारी हुई, दवा दिया, इलाज किया, बीमारी निकल गई और व्यक्ति वैसा का वैसा रहा। पर मेंटल इलनेसेस के मामले में ये नहीं होता। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी काफी सारे रिस्क पोज करता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी हो सकती है। मतलब हम ये कहेंगे कि बहुत से लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ ही इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में डरने की, चिंता करने की आदत बहुत पहले से थी, उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा था। और जब वो बीमारी होती है तो वो व्यक्ति को बहुत ही लाचार करती है और उसके बाद भले ही वो बीमारी एक इंसान से निकले या ना निकले, वो उस व्यक्ति की ताकत को, एनर्जी को कम कर सकती है, उसके अंदर लाइफ को डील करने में और मुश्किलें खड़ी कर सकती है। तो एक तरफ तो जीन्स होते हैं, पर्सनैलिटी होती है जिसकी वजह से एक व्यक्ति बचपन से ही दिखाई देता है कि उसका अपने जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना मुश्किल हो रहा है। फिर जब बीमारी आती है इन्हीं वजहों से, क्योंकि यही कोपिंग स्किल्स की प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक व्यक्ति में बीमारी ले आती है, सिम्टम्स डेवलप करा देती है। मनोवैज्ञानिक यही मानते हैं कि ज्यादातर जो मानसिक बीमारियां हैं वो पुअर कोपिंग स्किल्स की वजह से होती हैं। क्योंकि हमारा समाज और हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बच्चे की कोपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने पर फोकस नहीं करता, इसलिए कई बच्चे जब युवा होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो मानसिक बीमारी डेवलप कर लेते हैं। और इनमें से ज्यादातर जो लक्षण होते हैं वो इन्हीं कुछ कोपिंग स्किल डेफिसिट्स की वजह से होते हैं। फिर चाहे किसी भी वजह से ये बीमारी हुई हो, चाहे जेनेटिक हो या कोपिंग इश्यूज आए हो या सोशल या एडजस्टमेंट इश्यूज रहे हो, जब ये बीमारी आ जाती है तो फिर उससे जूझने में भी एक व्यक्ति को नई नई कोपिंग स्किल्स लर्न करनी पड़ती हैं। इसी के साथ जब उसके लाइफ के अलग अलग एरियाज पर यह बीमारी असर डालती है, उन एरियाज में सुधार करने के लिए भी अपने को कोप कराना पड़ता है। जैसे रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सीखनी पड़ती हैं ताकि अलग अलग सिचुएशंस में खुद को शांत रखा जा सके, जिसमें आप योगा, मेडिटेशन करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखनी पड़ती हैं। अलग अलग समस्याएं हैं, बिजनेस की, जॉब की, घर परिवार की, उन समस्याओं को सुलझाने के सही तरीके लर्न करने पड़ते हैं। क्योंकि बीमारी की वजह से कई बार आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सही जजमेंट नहीं बना पाते, सही तरह से इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, उसका सॉल्यूशन आप करेंगे या आप किसी की मदद लेंगे, प्रॉब्लम को थोड़े देर के लिए टाल देंगे या इमीडिएटली, अर्जेंटली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। ये सारी चीजों का सही आकलन लगाना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का पार्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखनी पड़ सकती हैं, सोशल स्किल्स सीखनी पड़ सकती हैं। हो सकता है एक बच्चा जो कि बचपन में बहुत ही शर्मीला था, उसको बड़ी उम्र में सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ या ओसीडी हुआ, और ये सोशल स्किल्स की जो प्रॉब्लम है ये उसकी आगे भी बनी रहती है, अपने आप तो चली नहीं जाएगी, ये तो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। पर कहीं ना कहीं ये सोशल स्किल्स की कमी उसकी बीमारी को बढ़ाने का काम कर सकती है, क्योंकि वो दुनिया से अपने को आइसोलेट कर सकता है। वो बच्चा अंदर ही अंदर अपने सिम्टम्स को हैंडल करेगा, उससे संघर्ष करेगा, दुनियादारी में अपनी स्किल्स इंप्रूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसकी ओसीडी या डिप्रेशन भी बढ़ जाएगा और वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएगा। तो बड़े सारे ऐसे तरीके हम देखते हैं जिसकी वजह से लोगों की बीमारी या लोगों का व्यक्तित्व, जिसमें उनकी कोपिंग स्किल्स बहुत कम हो जाती हैं, उसकी वजह से जीवन के अलग अलग हिस्सों पर असर पड़ता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है। यही वजह है कि क्यों साइकोलॉजिस्ट सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीखने के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर और अपने लक्षणों को लेकर कोपिंग स्किल्स इंप्रूव करो। इनफैक्ट हम कह सकते हैं गहरे में कहीं ना कहीं सारी बीमारियों का जो इलाज है वो एक्चुअल में कोपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने का ही पूरा इशू है। चाहे उसके अंदर इमोशंस को मैनेज करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखो, सोशल स्किल्स सीखो, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योगा सीखो, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह की तरफ जाओ, डाइट लाइफस्टाइल को मैनेज करो, या सीबीटी सीखो, बिहेवियर को या थॉट को चेंज करो। ये सारे इश्यूज कहीं ना कहीं कोपिंग स्किल्स के दायरे में आते हैं और जितना ज्यादा आप इनको सीखते हो, आप अलग अलग सिचुएशंस में उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो, सिचुएशंस आसान हो जाती हैं
आपका उनको देखने का रवैया बदल जाता है और आप रिलैप्स को बचा सकते हो और अपने डिसऑर्डर को भी दूर कर सकते हो। तो एक तरफ आपको सिम्टम से कोप करना सीखना है, उनका इलाज करना है, और वहीं दूसरी तरफ आपको इन जनरल अपनी कोपिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। तभी आप होलिस्टिकली पूरे कंप्लीट तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को अप्रोच कर सकते हो और अपने को ज्यादा मजबूत और एक स्ट्रांग इंसान बना सकते हो।